ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन होगी गाइस। कल से आप लोग मुझे डेली याद दिला दीजिएगा कि भैया रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर स्टार्ट करूं आज की क्लास। आपको बीच में कोई भी डाउट होगा आप तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या अपनी माइक को अनम्यूट करके आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जीएस में आपको कुछ भी नहीं आता है, बेसिक से पढ़ना है। आज हिस्ट्री की पहली क्लास है आपके साथ, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री गाइस, जैसे मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन स्क्रीन पे हो सकता हो अच्छी नहीं लग रही है। रीडेबल होना चाहिए आपके लिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर कुछ आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। क्लियर? पहले तो ये जान लेते हैं हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास यानी जो हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पास्ट के बारे में पढ़ते कैसे हैं? तो ऐसे बोला जाता है कि हिस्ट्री को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है। तो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। कैसे ये लिटरेचर और पॉलिटिक्स के कॉम्बिनेशन को हम इतिहास बोल देते हैं? तो सपोज करिए आज से आने वाले 200-300 साल बाद जब बच्चे 2025 और 2026 के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए ये क्या होगा? इतिहास ही होगा। वो बातें करेंगे कि 2025-26 में ऐसे यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ गई थी, यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई थी, हर महीने आ जाती थी वैकेंसी, और भर भर के नंबर ऑफ सीट्स आते थे, ठीक है। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मोदी उस समय पीएम थे। तो ये सारी चीजें जो होंगी उनके लिए पास्ट होंगी, इतिहास होंगी। और ये सारी चीजें वो जानेंगे कैसे? तो वो कुछ किताबों में पढ़ेंगे, ठीक है। सोर्सेस क्या रहेंगे जानने के बारे में? 2025-2026 के बारे में 200 साल 300 साल बाद कैसे जानेंगे आप? लिटरेचर से ही जानेंगे, या पॉलिटिक्स यानी कोई जो विशेषज्ञ होंगे वो अपनी कुछ चीजें बताएंगे। क्लियर? तो ऐसे ही जो हम अभी पढ़ेंगे एंशिएंट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर और पॉलिटिक्स का है। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स किस तरीके से होंगे, लिटरेचर किस तरीके के होंगे, वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्लियर? चलिए पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा स्टोन एज। स्टोन एज स्टोन एज में क्या आपको देखने को मिलेगा? तो पैलियोलिथिक एज। अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी फिर डिटेल में बताऊंगा। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शांति से क्लास को ध्यान से सुनिए। क्लियर? ये जो मैं अभी लिख रहा हूं सब पीडीएफ के फॉर्मेट में ऐप पे खुद से सेव हो जाएगा, आप बाद में इसको देख के अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं वन लाइनर लिख रहा हूं, अगर आप वैसे बनाओगे तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, हेल्पफुल होगा। क्लियर? स्टोन एज में आप देखेंगे पैलियोलिथिक एज, फिर उसके बाद आप देखेंगे मीसोलिथिक एज, अभी इनको हम डिटेल में देखेंगे, फिर माइक्रोलिथिक एज, एंड देन चालकोलिथिक एज। क्लियर? ये स्टोन एज का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका आ जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। नाम आपने सुना ही होगा कभी ना कभी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? इसके बाद आपका आएगा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आपको क्या देखने को मिलेगा? अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। क्लियर? वैदिक पीरियड के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर एंशिएंट में तो महाजनपदास हैं। महाजनपदास 16, ठीक है। महाजनपद के बाद आपको मगधा पढ़ना पड़ेगा।
मगधास में आप डायनेस्टी पढ़ेंगे, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा, धनानंदा, फिर उसके बारे में जानेंगे महापद्म नंदा कौन थे, धनानंदा कौन थे, बिंदुसार कौन था, अजातशत्रु कौन था, उदय कौन थे, शिशुनाग कौन थे, कालाशोका कौन थे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मगधास में आपको कुछ मिलेगा तो बुद्धिस्ट काउंसिल मिलेगा। ठीक है, अभी हम सारी चीजें वो डिटेल में देखेंगे। मगधास के बाद आपका क्या आएगा, फिर आपको क्या देखने की जरूरत पड़ेगी गाइस? जो पेन आपके लिए सुटेबल होगा इस समय स्क्रीन पे वो बता दीजिएगा कि उससे आपको क्लियरली विजिबल है। मौर्याज, मौर्याज में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक, ये सारे लोग आएंगे। मौर्याज के बाद कौन आए थे आपके पास? गुप्ता। ठीक है, क्लियर? चंद्रगुप्त समुद्र को, सॉरी चंद्रगुप्त सेकेंड। चलिए एक बार बता दीजिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका क्रोनोलॉजी है वो आपको समझ में आया है या नहीं? ये सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है, इसी के बेसिस पे आप पढ़ पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े गाइस, फटाफट आप लोग तुरंत बता दिया करिएगा यस नो, जिससे टाइम वेस्ट ना हो आपका। चलिए अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला नाम जानना जरूरी है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री कोई बताना चाहेगा? इज देयर एनीवन? और इनकी बुक कौन सी है? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है और इनकी पुस्तक कौन सी है? फादर ऑफ हिस्ट्री हैं आपके हेरोडोटस, हेरोडोटस। इनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री कितने तरीके की है कोई बताना चाहेगा? प्री, प्रोटो और आपकी हिस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? प्री हिस्टो सॉरी प्री क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड को आप क्या बोलते हैं एनीवन? इसको हिंदी में बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आप इसको स्टोन एज भी बोल सकते हैं, स्टोन एज। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें जानने की जरूरत है आपको कि इसमें हमें अभी तक कोई रिटेन सोर्स नहीं मिला। जैसे कि हमने पढ़ा ना इतिहास को कैसे जानेंगे, तो लिटरेचर के द्वारा। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमको कोई रिटेन सोर्स नहीं मिला था। क्लियर? हाँ ज्योति, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था हमें। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। क्लियर? इसमें हमें रिटेन सोर्सेस मिले थे, रिटेन सोर्सेस मिले हैं, लेकिन वो रीडेबल नहीं है, हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? हिस्ट्री की बात करें तो इसमें प्रॉपर रिटेन सोर्सेस हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े चलिए। अच्छा आप लोग एडी और बीसी का मतलब समझते हैं? जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड काफी बार सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एडी और बीसी क्या होता है तो छोटा सा, लेकिन मैं आपको जो इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो मैं दूर कर देता हूं। देखिए समझ लीजिए ये एक टाइम पीरियड था जो सेंटर में था, उससे पहले कोई टाइम पीरियड रहा होगा और उसके बाद कोई टाइम पीरियड आया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा मापना, जानना। तो ये जो सेंटर का पीरियड था इसको हम मानते हैं कि इस समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। जीसस क्राइस्ट को आप लोग जानते हो ना, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो टाइम पीरियड चल रहा था उसे हम बोलते हैं बीसी। बीसी का वो मतलब नहीं होता है जो आपके दिमाग में, बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इसलिए इसे हम बीसी बोलते हैं।
जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो टाइम पीरियड आया उसे हम एडी बोलते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये एक बीच में एक टाइम पीरियड चल रहा था जिसमें जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ यहाँ पे, और ये उनका दौर चल रहा था, उनकी जीवनी के बारे में चीजें देखेंगे, फिर यहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो ये जो टाइम पीरियड अब स्टार्ट हो गया वो हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसे आप बोलते हो लैटिन टर्म में एन्नो डोमिनी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, सोर्सेस पहले हम देख लेते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या क्या सोर्स हैं आपके पास इतिहास पढ़ने के लिए? ठीक है, सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसको आप पुरातत्व बोलते हो। सेकंड, लिटरेचर। ठीक है, थर्ड, फॉरेन अकाउंट, विदेशी खाते, फॉरेन अकाउंट। क्लियर? 1 2 3। फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं क्या, इनका मतलब क्या होता है, इनसे क्या सारी चीजें होती हैं, और जो इनको रिसर्च करते हैं, इनको पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, पहले तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिनके द्वारा होता है उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, एस्पिरेंट्स। क्लियर? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। इनको हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ पास्ट एग्जामिनिंग द रिमेनिंग मटेरियल्स। मतलब आपके पूर्व में जो सारी चीजें हैं जो बची हुई हैं उसको खोजना, उसको पढ़ना, उसको पहचानना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजिकल। और जो ये सारे काम करते हैं उनको बोलते क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? सोर्सेस में 2-3 सोर्स जान लीजिए, जैसे इंस्क्रिप्शंस जिसको हम शिलालेख बोलते हैं। अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि यहाँ पे ये शिलालेख मिला। ठीक है, जैसे अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला था आपको। सेकंड, इनका सोर्स क्या होता है, सील्स यानी मुहर, पुराने मुहर जो मिलते हैं उससे हम अंदाजा लगाते हैं पिछले टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स जिसे आप स्मारक बोलते हो। ठीक है, क्वाइंस, पुराने सिक्के। क्लियर? पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। केव्स यानी गुफाएं। ठीक है, साथ साथ में मूर्तियां भी हैं, स्कल्पचर्स भी हैं। ठीक है, मूर्ति, ये सारी चीजें हैं जिनके द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पुराने चीजों पे रिसर्च करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एनीवन? यह आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो हमें 2 तरीके के लिटरेचर्स मिले, एक रिलीजियस एंड दूसरा सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस में आपको क्या क्या मिले, वेदास, रामायण,
महाभारत, ठीक है, पुराण एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सेक्युलर लिटरेचर में आपको क्या मिले, जैसे कालिदास, ठीक है, कालिदास की काफी सारी पुस्तकें इनके द्वारा आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्लियर। कुछ पुस्तक के नाम बता दे रहा हूं, जैसे अर्थशास्त्र हुआ। अभी देखिए एक तरीके का इंट्रोडक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का, कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल परसों नरसों, वो आपको फिर रिलेट नहीं कर पाओगे। तो आज जो बेसिक चीजें हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ठीक है। फॉरेन अकाउंट्स में क्या क्या आएंगे, फॉरेन अकाउंट्स में क्या क्या आएंगे भाई, कुछ विदेशी भी तो आए होंगे वहां से, जब वापस गए होंगे अपने देश तो कुछ पुस्तक लिखे होंगे, उसमें भारत का जिक्र किए होंगे, ठीक है। सबसे फेमस है आपका इंडिका और रिहाला। कोई बताना चाहेगा किसके द्वारा रचित है इंडिका और रिहाला, एनीवन? ज्योति, अमन, रजनी, जिक्रा, अजरा, एनीवन? इंडिका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, रिहाला इबन बतूता भी बोलते हैं, बतुक भी है। तो फिर आप ये मत कहिएगा भैया आपने गलत बता दिया, तो आप अपने हिसाब से एक बार इसे देख भी सकते हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, एनीवन? आगे बढ़े। आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। चल थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। ओके नो, ओके जरा, जैसा कि मैंने बताया इसको क्या बोला जाता है, स्टोन एज, क्लियर। यहां पे आपको सेल्टर्स के लिए क्या मिला है, केव की पेंटिंग, गुफाओं की पेंटिंग मिली है। कहां पे मिली है, तो भोपाल, एमपी, ठीक है, एमपी में ही भोपाल है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज में आपको क्या मिला था, पैलियोलिथिक एज में प्री हिस्टोरिक पीरियड, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा ना कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, चाल्कोलिथिक। तो पहला पैलियोलिथिक में आपको क्या मिला था, तो पत्थरों के बड़े औजार मिले थे। पहले के टाइम पीरियड में उतनी सुविधा नहीं थी, तो उनको पता नहीं था कि अपने औजार को कैसे और शार्प करें, कैसे और छोटा बनाएं। तो पैलियोलिथिक एज में यानी पूरा पाषाण काल में, स्टोन एज में आपको पत्थर के जो औजार मिलते थे वो काफी बड़े होते थे, ठीक है। फायर आ गया था, पत्थर से पत्थर लड़ाकर, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर ये लोग हंटिंग यानी शिकार करके जब लाते थे उसमें करते थे, या फूड गैदरिंग, खाना कैसे खाते थे, तो खुद से इकट्ठा करके, शिकार करके, क्लियर। अच्छा, ये जो पत्थर के औजार थे इसमें ये कौन कौन से औजार थे इनके पास, यानी टूल्स कौन कौन से थे, तो हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी जो होती है
एंड एक्सेस वो थे। कुछ नोकीले पदार्थ थे जिसको बोलते हैं क्लेवर्स, और कुछ स्क्रैपर्स थे। ठीक है। अच्छा, पैलियोलिथिक एज के या स्टोन एज के आपके पास साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है? तो आप बताओगे कि भैया सोहन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली के किनारे मिला है हमें, जो पंजाब में है, वहां पे इनके सोर्सेज मिले हैं। ठीक है। नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी कहाँ है? एमपी में है। ठीक है। बेलन नदी के किनारे, बेलन रिवर वैली के साइड में, कहाँ है बेलन नदी? यूपी में। ठीक है। ये आपका हो गया पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज। गाइस ऐसे तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुझे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं सर। ठीक है। मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, इसमें क्या हुआ था, चेंज आ गया था कि पत्थर के जो और औजार थे वो छोटे छोटे हो गए थे। अब पत्थरों के छोटे औजार मिलने लगे अब, जो उनके लिए अब और ज्यादा सुविधाजनक हो गई थी। क्लियर? यहां पे इंसानों द्वारा किस चीज की शुरुआत हो गई? अब डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब घर में अब ये रहने शुरू कर दिए थे। ठीक है। मतलब गुफा उफा बना लिए, अब अपना वहीं रहना शुरू कर लिए। अच्छा, तो डोमेस्टिकेशन करना और कैसे इनका स्टार्ट हुआ फिर? यानी ये पालना शुरू कर दिए। तो किसको पालना शुरू कर दिए? पशु को। तो डोमेस्टिकेशन क्या होने लगा? पशुपालन होने लगा इनका। ठीक है। इसके साक्ष्य आपको कहां मिले थे? तो आदमगढ़ कहां पे है? एमपी में है। ठीक है। और बागौर में, बागौर कहां है? राजस्थान में है। क्लियर? अच्छा, मीसोलिथिक का पहला ह्यूमन स्केलेटन कहीं मिला था, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कोई बताना चाहेगा? कहां से मिला था? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पे? प्रतापगढ़। जिक्रा प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ और सराय नहर। ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज के बारे में देखें अगर, तो ह्यूमंस के द्वारा यहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, खेती, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर में सबसे पहले इन्होंने क्या उगाया? तो जौ, गेहूं, सॉरी गेहूं और कपास की खेती इन्होंने शुरू की। ठीक है। इसका एविडेंस हमें कहां मिला एग्रीकल्चर का पहला? तो फर्स्ट एविडेंस तो मेहरगढ़ में। वेरी गुड जिक्रा। फर्स्ट एविडेंस मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पड़ता है?
धुरंधर मूवी आपने देखी? अगर देखी होती तो आपको याद होता। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, क्लियर। इसमें हमें चावल की खेती का भी एक साक्ष्य मिला था, एविडेंस ऑफ राइस हार्वेस्टिंग, एविडेंस ऑफ राइस हार्वेस्टिंग कहां मिला है, कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। क्लियर। प्रमुख चीज इसमें क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहियों का आविष्कार हो गया था, ठीक है। जो आपके गाड़ी में टायर लगे हुए हैं, तो उस तरीके के, मतलब टायर नहीं लगे थे, लेकिन जो भी उस समय लकड़ी या पत्थर का बनाते थे वो गोल आकार में बनाना, पहिए के आकार में बना लिए थे। अब क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? एनीवन? आगे बढ़े। यहां तक किसी को कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, आगे बढ़ा जाए फिर? चलिए, अच्छा कोई बताना चाहेगा वेद कितने हैं? एनीवन? कितने वेद हैं? वेरी गुड। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये तो हो गए आपके 4 वेद। इनके इंपॉर्टेंस क्या है? इनके इंपॉर्टेंस आपको पता है? चलिए ऋग्वेद की बात कर ले पहले। तो इसमें हिम्स होते हैं, ठीक है। ये किसके काम आते हैं? पूजा पाठ के या मंत्र के। ऋग्वेद की इंपॉर्टेंस हिम्स में होती है, इसमें मंत्र होते हैं, ठीक है। सामवेद यानी आप जो सा रे गा मा पा दा नी, ये जो संगीत की दुनिया की जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है? तो सामवेद से। तो ऐसा हम कह सकते हैं संगीत कहां से लिया गया है? सामवेद से। यजुर्वेद की बात करें तो जो आप यज्ञ या हवन करते हो, ये यजुर्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद की बात करें तो ब्लैक मैजिक यानी तंत्र मंत्र। लेकिन इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे मेडिकल की चीजें भी मिली हैं, मेडिकल मेडिसिन, दवाइयां भी यहीं पे, दर्द भी यहीं पे है, दवा भी यहीं पे है, ठीक है। अथर्ववेद में सबसे नया वेद कौन सा है? न्यूएस्ट, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? क्लियर, यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? एनीवन? ओके, ओके गाइस, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आज आपका पहला दिन था, इसलिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है।
अब ये बेसिक चीजें आज आप समझ लीजिए, तो फिर कल से आपकी जो क्लास हो रही है, मतलब क्लास तो आज ही से स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो कल से प्रॉपर तरीके से हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके समझ में ज्यादा आएगा और पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अभी वेदास को हम लोग और डिटेल में देखेंगे। क्लियर? फिर अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में किसी को कुछ दिक्कत, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू रजनी, थैंक यू अनु, थैंक यू अमन। गाइस नोट्स के लिए आप लोग ऐप में ही ऐप जब ओपन करोगे, बैच में जहां पे आपका जीएस बैच 2026 है, उसी के साइड में कहीं रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग्स के जस्ट बगल में ही पीडीएफ का सेक्शन होगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।